बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले वीडियो में हमने को कोऑर्डिनेट वेक्टर एंड ट्रांजिशन मैट्रिसेस को डिस्कस किया था। अभी उसी के ऊपर हम एक क्वेश्चन और करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास लेट वी बी P1, यानी जो हमारे पास वेक्टर स्पेस है वो क्या है, P1 है। इसमें जो डिग्री होगी वो 1 या 1 से क्या होगी, लेस देन होगी। अब S हमारे पास क्या है, V1 V2 एंड T हमारे पास W1 W2। ये आपके पास बेसिस हैं किसकी, P1 की। बी द बेसिस ऑफ P1। अब V1 की वैल्यू T है, V2 की वैल्यू T-3 है, W1 की वैल्यू T-1 और W2 की वैल्यू T+1 है। अब हमने फाइंड आउट करना है P, यानी ट्रांजिशन मैट्रिसेस फाइंड आउट करना है हमने T बेसिस से फ्रॉम S बेसिस, और हमने वेरीफाई करना है कि ये जो हमने लास्ट टाइम जब ट्रांजिशन मैट्रिसेस में ये रिलेशन दो कोऑर्डिनेट वेक्टर के दरमियान पड़ा था, अब ये कोऑर्डिनेट वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू S बेसिस और ये आपके पास है कोऑर्डिनेट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू T बेसिस। इनके दरमियान हमने ये जो आपके पास ट्रांजिशन मैट्रिसेस है हमने ये अप्लाई करना है कि जब डायरेक्ट हम वेक्टर कोऑर्डिनेट वेक्टर हम फाइंड आउट करेंगे S बेसिस से और फिर इससे फाइंड आउट करेंगे तो हम ये शो करेंगे कि इन दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ट्रांजिशन मैट्रिसेस को फाइंड आउट करते हैं। तो ट्रांजिशन मैट्रिसेस हमने T बेसिस से S बेसिस से हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, जो है ये जो आपके पास ट्रांजिशन मैट्रिसेस T to S होगा, ये आपके पास मैट्रिसेस बनेगा। अब T की बेसिस आपके पास क्या है, W1 W2। तो ये आपके पास W1 बेसिस को आप कोऑर्डिनेट वेक्टर फाइंड आउट कर लें S के रिस्पेक्ट से। इसी तरह W2 का भी आप क्या कर लें, कोऑर्डिनेट वेक्टर फाइंड आउट कर लें S के रिस्पेक्ट से। अभी 2 वेक्टर हैं तो ये 2 ही आ जाएगा। अब इनको आप कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे तो ये मैट्रिसेस आपके पास क्या होता है, ट्रांजिशन मैट्रिसेस होता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पहले हम टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, W1 कोऑर्डिनेट वेक्टर W1 विद रिस्पेक्ट टू X कोऑर्डिनेट वेक्टर W2 विद रिस्पेक्ट टू S बेसिस। तो ये हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, यानी कि W1 को हमने लीनियरली कॉम्बिनेशन में लिखना है S बेसिस में। तो ये आपके पास W1 वेक्टर को हमने लीनियरली कॉम्बिनेशन में लिखना है। चलिए लीनियरली कॉम्बिनेशन हम पहले लिख लेते हैं। ये आपके पास होगा A1 B1 प्लस A2 B2। ये बेसिस किस की है, S की। आपके पास जो बेसिस है S में जो आपके पास बेसिस है V1 V2, तो आप इसने आपने किसमें लिखना है, W1 को। इसी तरह W2 को भी आपने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। इधर आपके पास हो जाएगा B1 प्लस B2 B2, ये आपके पास आ जाएगा। तो अभी इस लीनियर कॉम्बिनेशन में जब हम B1 B2 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा A1 और V1 की वैल्यू आपके पास क्या है T प्लस A2 V2 की वैल्यू आपके पास क्या है T-3 और W1 की वैल्यू आपके पास क्या है T-1। ये आपके पास है W1 की वैल्यू T-1। इसी तरह चलें इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास A1T प्लस A2T माइनस 3A2 इज इक्वल T-1। अब यहां से अगर आप क्या करवाएं, कोफिशिएंट T के कंपेयर करवाएं, तो यहाँ लेफ्ट साइड पर A1 प्लस A2 इज इक्वल, राइट साइड पर T का कोफिशिएंट क्या है 1। और इसी तरह आपके पास कांस्टेंट को जब आप कंपेयर करवाएंगे तो यहाँ से आपके पास लेफ्ट साइड पर कांस्टेंट सिर्फ आपके पास 0A1 है और माइनस 3A2 इज इक्वल क्या है -1। ये मैंने क्या किया है, कांस्टेंट को कंपेयर करवाया। लेफ्ट साइड पर A1 का कोई कोफिशिएंट नहीं था तो ये मैंने 0A1 लिख दिया और ये कांस्टेंट -3A2 ये आ गया और राइट साइड पर कांस्टेंट है आपके पास -1। तो अब यहाँ से अगर हम इसका आर्गुमेंट मैट्रिसेस बनाए तो वो ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ A1 के कोफिशिएंट A2 के कोफिशिएंट आ जाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1 0 1 -3 डाटा लाइन 1 -1। ये जब हमने फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया। इसी तरह सेकंड इक्वेशन को जब सॉल्व आउट करेंगे तो ये आप यहाँ से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये बेसिकली कैसे बना है। ये आपने V1 वेक्टर लिखा है, V1 आपके पास क्या था T, तो यहाँ T का कोफिशिएंट 1, कांस्टेंट का 0।
अब इसी तरह ये v2 वेक्टर लिखा हुआ है, v2 का वेक्टर t का कोफिशिएंट 1 और जो कांस्टेंट है -3। अब नेक्स्ट आपके पास w1 वेक्टर लिखा हुआ है, w1 वेक्टर क्या है t -1, t का कोफिशिएंट क्या है 1 और कांस्टेंट साथ क्या है -1। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन से हम डायरेक्ट यहाँ आर्गुमेंट मैट्रिसेस बना सकते हैं। ये सेकंड इक्वेशन से बनेगा, इस इक्वेशन से। अब v1 आपके पास क्या है, ये हो जाएगा t है, तो यहाँ t का कोफिशिएंट 1 और साथ कांस्टेंट नहीं है तो क्या आ जाएगा 0। अब इसी तरह वेक्टर टू में t का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट साथ में क्या है -3, यहाँ डॉटेड लाइन। और w2 वेक्टर को हमने क्या करना है, इनके लीनियरली कॉम्बिनेशन में लिखना है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट 1 है और साथ t का कोफिशिएंट 1 है और साथ में कांस्टेंट भी क्या है 1 है। तो ये मैं दोनों एक साथ इसीलिए लिख लिए हैं कि ये आपके पास इनमें ये जो फर्स्ट पार्ट है दोनों का ये तो सेम आ रहा है डॉटेड लाइन से पहले, और डॉटेड लाइन के बाद आपके पास w1 और w2 आ रहा है। तो हमने क्या करना है, इनको एक ही मैट्रिसेस में लिख लेना है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 1 1 0 -3, फिर डॉटेड लाइन लगाएं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, w1 की क्या वैल्यू है 1 -1, फिर डॉटेड लाइन और ये आपके पास 1 1। ये आपके पास v1 वेक्टर की कोफिशिएंट है, ये v2 है, ये w1 है और ये w2 है। अब हमने ये जो v1 v2 वाला वेक्टर है डॉटेड लाइन से पहले, इसे हमने क्या बनाना है, एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, रो एचेलॉन फॉर्म में। तो रो एचेलॉन फॉर्म में ये लीडिंग एंट्री 1 है, इसके नीचे 0 होना चाहिए था, ये 0 है। अब ये इसमें नॉन जीरो एंट्री -3 है, इसे हमने क्या बनाना है 1। तो 1 बनाने के लिए पूरी रो को क्या कर देंगे हम, -3 से डिवाइड करवा देंगे। तो जब -3 से डिवाइड करवाएंगे तो ये आपके पास 1 1 0, यहाँ -3 से डिवाइड करवाएंगे तो 1, ये फर्स्ट रो एज इट आ जाएगी। अब -1 पर -3 डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा 1/3, इसी तरह 1 पर -3 डिवाइड होगा तो -1/3। अब ये 1 है, इसके ऊपर रो एचेलॉन फॉर्म बनानी है तो ये भी हमें क्या करना है 0। तो अब हम क्या करेंगे, रो 1 में से रो 2 को क्या कर देंगे, माइनस करवा देंगे। तो ये आपके पास क्योंकि ये 1 है, अब ये 1 इस 1 के साथ माइनस होगा तो ऊपर क्या आ जाएगा 0। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये 0 1 सॉरी 0 1 1/3 -1/3। अब ये ऊपर क्या आ जाएगा 1 - 0 1 1 - 1 0 1 - 1/3। तो इसे यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं, 1 - 1/3, 3 एलसीएम लेंगे, ये ऊपर 3 - 1 2 बाई कितना आ जाएगा 3, यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। अब इसी तरह 1 - 1/3, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4/3। तो ये आपके पास आ जाएगा 4/3। अब ये आपके पास क्या बन गया है, रो एचेलॉन फॉर्म। अब इससे जो सेकंड ये जो आपके पास मैट्रिक्स बना है, ये आपके पास क्या है, ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स है P/T/S। ये हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म बनने के बाद ये जो आपके पास मैट्रिक्स होगा, ये आपके पास ट्रांजिशन मैट्रिक्स होगा T बेसिस से S बेसिस तक। ये इसकी वैल्यू क्या आ गई है 2/3 4/3 1/3 -1/3। ये हमने जो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है जो कि बोला गया था ट्रांजिशन मैट्रिक्स फाइंड आउट करें, वो हमने क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है। ये जो हमने फर्स्ट पार्ट में ट्रांजिशन मैट्रिक्स फाइंड आउट किया था ये हमने लिख लिया है यहाँ। अब बी पार्ट में हमने क्या करना है, बी पार्ट में हमने देखना है कि कोऑर्डिनेट वेक्टर बी का फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू एस। मतलब अब बी आपके पास क्या है 5t+1। तो चलें सबसे पहले तो हम जो डायरेक्ट हमारे पास कोऑर्डिनेट वेक्टर का मेथड होता है हम वो अप्लाई करते हैं, उसकी मदद से हम वी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो वी जो होगा वो हम फाइंड आउट करने लगे हैं, जो इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन है। उसके बाद ये जो आपके पास रिलेशन है इसको हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो वी यानी इस वेक्टर को हमने, यानी ये वाला जो वेक्टर v1 है, इसे हमने s की जो बेसिस है v1 v2 के लीनियरली कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो ये आपके पास हो जाएगा c1 v1 प्लस c2 v2। सिंपली वैल्यू पुट कर दे, c1 v1 आपके पास t के इक्वल है, c2 v2 आपके पास किसके इक्वल है t - 3 इज इक्वल v की वैल्यू आपके पास क्या है 5t+1। यहाँ ये आपके पास क्या आ जाएगा c1t प्लस c2t माइनस 3c2 इज इक्वल 5t+1। अब हम क्या करते हैं, इसमें से t के कोफिशिएंट कंपेयर करवाते हैं। सबसे पहले t के कोफिशिएंट कंपेयर करवाएंगे तो लेफ्ट साइड पर t का कोफिशिएंट एक आपके पास है c1
प्लस टी का कोफिशिएंट C2 है और राइट साइड पर टी का कोफिशिएंट आपके पास 5 है। इसी तरह अब आप नेक्स्ट क्या कर लें, कांस्टेंट को कोफिशिएंट करवाएं तो लेफ्ट साइड पर C0 नहीं है तो यहाँ 0C1 और ये -3C2 है, ये कांस्टेंट आ जाएगा -3C2 इज इक्वल राइट साइड पर आपके पास क्या है 1। यहाँ से आप क्या कर लें, आर्गुमेंट मैट्रिसेस बना लें। आर्गुमेंट मैट्रिसेस बनाएंगे तो ये 1 1 5 0 -3 ये 1। इसको हमने क्या करना है, रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये ना भी कहते हैं डायरेक्ट हमने C1 C2 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, C2 की वैल्यू निकालते हैं। C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये -1/3 है, राइट साइड पर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, यहाँ -1/3 आ गई C2 की वैल्यू। अब ये C2 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें तो यहाँ C1 ये आपके पास C1 इज इक्वल हो जाएगा 5 - C2, यहाँ C1 इज इक्वल 5 - C2 की वैल्यू -1/3 आई है तो ये आपके पास 5 + 1/3 आ जाएगा। 3 एलसीएम ले रहे हैं, C1 की वैल्यू आ जाएगी 5 3 15 हो जाएगा, 15 + 1/3 यानी 16/3, यानी C1 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 16/3। तो ये हमने C1 C2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो यहाँ से ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट वेक्टर है VS, यहाँ S बाहर लिखेंगे, ये आपके पास किसके इक्वल होता है C1 C2 के। तो C1 की वैल्यू आपके पास क्या आई है, ये आपके पास C1 की वैल्यू आपके पास 16/3 और C2 की वैल्यू आपके पास आई है -1/3। तो ये हमने को कोऑर्डिनेट वेक्टर फाइंड आउट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू S बेसिस। अब हम इस रिलेशन की मदद से क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं। अगर यही आंसर आ गया तो मतलब ये हमने इसे क्या कर दिया है, वेरीफाई कर दिया है। सो अब इसमें अगर हम इस रिलेशन को यूज करते हुए हमें तो ये ट्रांजिशन मैट्रिसेस चाहिए T बेसिस टू S बेसिस, ये हमने ऑलरेडी पहले ये पार्ट में कैलकुलेट कर लिया और साथ में हमें को कोऑर्डिनेट वेक्टर B चाहिए विद रिस्पेक्ट टू T बेसिस। T आपके पास बेसिस कौन सी है, W1 W2। तो चलें अब हम V वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखते हैं W1 W2 में, यानी अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं V ऑफ T। V ऑफ T आपके पास ये किसके इक्वल होगा, B1 B2 के। यानी अब हम ये जो हमारे पास वेक्टर V है इसे हम लीनियरली कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे B1 W1 प्लस B2 W2 में, और हमने क्या फाइंड आउट करना है B1 और B2 की वैल्यू को। तो चलें W1 W2 की वैल्यू को पुट करते हैं। W1 किसके इक्वल है, ये आपके पास है T-1 प्लस B2, W2 किसके इक्वल है T+1 इक्वल B किसके इक्वल है, ये हमारे पास है 5T+1 के। ये आपके पास आ गया 5T+1 के। चलें B1 को मल्टीप्लाई करवा दें, B1T - B1 प्लस B2T प्लस B2 इक्वल 5T+1। कोफिशिएंट T के कंपेयर करवाएंगे तो लेफ्ट साइड पर क्या आ जाएगा B1, T का कोफिशिएंट है B1, T का कोफिशिएंट है B2 प्लस B2, राइट साइड पर क्या है 5। कांस्टेंट को हम कंपेयर करवाते हैं तो लेफ्ट साइड पर कांस्टेंट है -B1 प्लस B2 इक्वल 1। अब इस इक्वेशन में से हम B2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो B2 आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा 1 प्लस B1। अब ये B2 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें तो यहाँ B1 प्लस B2, B2 की जगह 1 प्लस B1 इक्वल 5, यहाँ ये क्या हो जाएगा 2B1 इक्वल 5 -1 4 आ जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई है, राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो B1 की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी 2 2 4, 2 वैल्यू आ गई है B1 की। तो B1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दे तो B2 किसके इक्वल आ जाएगा 1 प्लस 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2। तो B2 आपके पास किसके इक्वल आ गया है 3 के। तो यहाँ से ये जो आपके पास V कोऑर्डिनेट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू T बेसिस, इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, ये आपके पास आ गया है B1 की वैल्यू 2 है और B2 की वैल्यू क्या है 3। अब इस रिलेशन में हमने सिंपली क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है, यानी हमने को कोऑर्डिनेट वेक्टर भी S फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू S बेसिस। तो इसमें हम सिंपली वैल्यू पुट करते हैं। सो अब हम फाइंड आउट करते हैं कोऑर्डिनेट वेक्टर V विद रिस्पेक्ट टू S बेसिस यूजिंग दिस डेफिनेशन। ये आपके पास ट्रांजिशन वेक्टर T बेसिस टू S वेक्टर इनटू को कोऑर्डिनेट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू T बेसिस। ये आपके पास V S
ट्रांजिशन वेक्टर की वैल्यू क्या है, ये आपके पास है 2/3, 4/3, 2/3, 4/3 और 1/3 -1/3, 1/3 -1/3। ये सिंपली मैंने क्या किया है, ये जो ट्रांजिशन वेक्टर की वैल्यू थी ये यहाँ पुट की। अब ये जो आपके पास कोऑर्डिनेट वेक्टर v विद रिस्पेक्ट टू t बेसिस, इसकी वैल्यू ये आपके पास है 2/3। अब इन दो मैट्रिसेस को आप सिंपली मल्टीप्लाई करवाएं, तो जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आंसर क्या आएगा, ये 2/3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 4/3। अब 4/3 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4/3 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस क्या बच जाएगा 4। इसी तरह सेकंड रो को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1/3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2/3, -1/3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा -1। इसे सिंप्लीफाई करें, यहाँ 3 एलसीएम लेंगे, यहाँ 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12 और नीचे क्या आ जाएगा 3 एलसीएम लेंगे 2 -3। तो ये आपके पास b जो s है ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16/3 और ये आपके पास हो जाएगा -1/3। अब ये देखिए, ये आपने जो कोऑर्डिनेट वेक्टर v की विद रिस्पेक्ट टू s बेसिस वैल्यू निकाली है, ये कितनी है 16/3 -1/3। इसी तरह ये जो हमने बाय डेफिनेशन जब कोऑर्डिनेट वेक्टर की यूज की थी तो इसका भी आंसर क्या आया था, सेम आया था। तो यही हमने क्या करना था, वेरीफाई करना था।